साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, भू सर्वेक्षण जारी है, घरे घर मारा मारी है। जी हाँ, पलटू राम के भू सर्वेक्षण ने पूरे बिहार में अराजक स्थितियां पैदा कर दी है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो जमीन की मापी होती है, भू सर्वेक्षण होता है, ये आज से नहीं सैकड़ों बरस से होता आया है। अकबर बादशाह के जमाने में भी टोडरमल को अकबर ने जमीन मापने की जिम्मेदारी दी थी। टोडरमल ने पूरे हिंदुस्तान की जमीन की मापी करवाई थी। हिंदुस्तान को 12 सूबों में बांटा था। बहुत सारी मेहनत का काम था। और उस जमाने में, जिस जमाने में आज की तरह कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं था। मुगलों के बाद भी, अंग्रेजों के जमाने में भी भूमि सर्वेक्षण होते रहे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किया, परमानेंट सेटलमेंट। फिर कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ। आज़ादी के बाद भी रिविजनल सर्वे हुआ। कई किस्म के भूमि सर्वेक्षण समय समय पर सरकारें कराती रही हैं। और उसमें काफ़ी समय लगता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल जैसा, क्योंकि भूमि सर्वेक्षण एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है, कोई आसान काम है नहीं। लेकिन पलटू राम में मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा घुस गई है। अब आप बोलेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? तो ये तुगलक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, जो अजीबोगरीब फैसले लिया करता था। कभी अचानक बोलता था कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले चलो, लाखों लोगों को दिल्ली से दौलताबाद ले जाता था। फिर 2 महीने बाद कहता था दौलताबाद से दिल्ली लौटो। तो उसी को तुगलकी फरमान कहते हैं। तो पलटू राम ने भी, तुगलक की आत्मा का प्रवेश हो गया है और पलटू राम ने भी तुगलकी फरमान जारी किया और कहा कि जुलाई 2025 तक, यानी कि आज से समझिए 10-11 महीने बाद तक, बिहार के सभी भूखंडों का डिजिटल मैपिंग हो जाना चाहिए, कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, कंप्यूटरों में चढ़ा देना चाहिए। उन्होंने तो बैठक में ये तक कह दिया अधिकारियों से कि मैं आपके पैर पकड़ लूंगा। आजकल बात बात पर पलटू राम लोगों के पैर पकड़ते हैं। पहले तो सिर्फ अनंत सिंह के पैर पकड़ते थे, अब सबके पकड़ने लगे। तो इस साल 20 अगस्त से वो विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम बहुत धूमधाम के साथ शुरू हुआ। और बिहार में एक दो गांव तो है नहीं, 45,130 गांव है बिहार में, 400 से ज्यादा अंचल हैं। तो इनमें शुरू हुआ, तो आप समझ सकते हैं कितने जोर से हुआ। शुरुआत में जैसा होता है, सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की, कहा कि आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, इसको डाउनलोड कीजिए फॉर्म, फिर भर के अपलोड कर दीजिए। एक वेबसाइट भी सरकार ने बनाया, DLRS.BIHAR.gov.in, और बड़ी बड़ी बातें की गई। उसके बाद लगभग 10,000 अमीनों की, विशेष अमीनों की बहाली की गई। संविदा कर्मी जिसको कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होते हैं, 9,888 विशेष अमीन बहाल किए गए इस महान कार्य को संपन्न कराने के लिए। उसके बाद कहा गया कि 2 तरह के प्रपत्र इसमें भरे जाएंगे, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3। प्रपत्र 2 जो होगा वो स्व घोषणा पत्र होगा। स्व घोषणा पत्र में रैयत अपना नाम लिखेगा, अपना पूरा पता लिखेगा, उसके बाद खाता संख्या लिखेगा, खेसरा संख्या लिखेगा, अपना रकबा बताएगा, एकड़ और डिसमिल में, जमीन की किस्म बताएगा, लगान लगती है या नहीं लगती है बताएगा, जमाबंदी की रसीद के बारे में बताएगा, उसके स्वामित्व का आधार क्या है ये बताएगा, अंत में अभियुक्ति देगा। कुल मिलाकर 11 कॉलम प्रपत्र 2 में है, 11 कॉलम यानी 11 स्तंभ। तो ये प्रपत्र 2 की बात हो गई। और रैयत को अपना नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सब देना पड़ेगा। प्रपत्र 3 जो है वो वंशावली से संबंधित है, कि रैयत को अपनी वंशावली देनी पड़ेगी। वंशावली में जब से शुरू हुआ है रसीद कटना, दादा परदादा लकड़दादा के जमाने से वो देना है। उसमें बेटियों का नाम नहीं छूटना चाहिए या बहनों का नाम नहीं छूटना चाहिए। ये सब बहुत सारी बातें वंशावली पर कही गई।
लेकिन जब ये 20 अगस्त से शुरू हुआ ये सारा सर्वेक्षण, उसके बाद से पूरे बिहार में रायता फैल गया है। और ऐसा रायता फैला है कि अब जो आम आदमी है, खास आदमी तो खास ही होता है, मैं आम लोगों की बात करता हूँ कि आम आदमी बिल्कुल त्राही त्राही कर रहा है। अब इस रायता फैलने की बहुत सारी वजह है। पहली वजह है, जो पहले भी मैंने कहा था, भ्रष्टाचार। ऐसे तो सभी सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार है, लेकिन जो ये विभाग है, जमीन का विभाग, जिसको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कहते हैं, वो तो भूमि सुधार विभाग लगता है कभी सुधरेगा ही नहीं। और जो सीओ कार्यालय होता है, अंचलाधिकारी का कार्यालय, वो पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। उसमें जो अमीन होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो कानूनगो होते हैं, और वहाँ ढेर सारे दलाल होते हैं, बिचौलिए होते हैं, लूट खसोट का बाजार गड़बड़ होता है पूरे बाजार। मतलब बिहार में एक तरह का रेट लिस्ट है कि भाई दाखिल खारिज करना है, म्यूटेशन करवाना है तो इतना पैसा लगेगा, ये करवाना है तो उतना पैसा लगेगा। कोई गलती हो जाए, उस गलती को आप सही करवाइएगा, जिसको परिमार्जन कहते हैं सरकारी भाषा में, तो परिमार्जन में ये लगेगा। और बिल्कुल ये खुला खेल फरोखाबाजी है, बिल्कुल खुलेआम ये लूट होती है। और अभी भी वही लूट शुरू है, इस बार तो महालूट है, क्योंकि इस बार रैयत भी घबराया हुआ है कि कहीं मेरी जमीन किसी दूसरे के नाम नहीं चढ़ जाए, मेरी जमीन सरकार नहीं ले ले। तो आम आदमी जो घबराया हुआ है, तो उस घबराहट का फायदा उठाकर इन लोगों ने अपनी रेट को और बढ़ा दिया है, कई कई गुना रेट बढ़ा दिया है। किसी को केवाला की नकल निकालनी है तो उस पर हजारों हजार मांग रहे हैं, किसी को खतियान की नकल निकालनी है तो उसमें हजारों हजार मांग रहे हैं। और जमीन जो होता है, उससे तो आदमी कैसा जुड़ाव होता है, उसकी रोजी रोटी का साधन होता है, कि लोगों की हालत खराब हो गई है। अभी एक सांसद महोदय हैं बिहार में, सुधाकर सिंह, बक्सर के सांसद हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, दिनारा का वीडियो है, रोहतास जिले का। अब वीडियो में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, कि ऐसे ही पैसा मांगा जा रहा है, भीड़ है। और सारे अंचल कार्यालयों पर बिल्कुल जो कहते हैं ना, मेले का समा बंधा हुआ है, लगता है जैसे कोई मेला ठेला चल रहा हो, उसमें लोग आ रहे हैं, गरीब आदमी आ रहे हैं, उनको बिल्कुल कसाई की तरह है, समझिए उसको हलाल किया जा रहा है, आम आदमी को, गरीब आदमी को। ये स्थिति आ गई है, भ्रष्टाचार चरम पर है। और ये भ्रष्टाचार जो है, ऐसी बात नहीं है कि जो मंत्री जी हैं, राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ राम भक्त हैं, दिलीप जायसवाल, उनको पता नहीं है। जायसवाल जी तो अपना पर्सनल नंबर भी बांटते घूम रहे हैं, मोबाइल नंबर की है, मोबाइल नंबर पर शिकायत कर दो। पता नहीं मंत्री महोदय ने अब तक किसी की शिकायत सुनी है या किसी का निराकरण भी किया है। तो भ्रष्टाचार चरम पर है। दूसरी जो कठिनाई आ रही है, वो है अज्ञानता, प्रशिक्षण का अभाव। जो आपने आनंद फानन में लगभग 10,000 अमीन बहाल कर दिए, उन अमीनों को ठीक से सरकार ने प्रशिक्षण नहीं दिया, ट्रेनिंग नहीं दी। उनको ऐसे ही कुछ समझा बुझा के, कुछ ट्रेनिंग के नाम पर खाना पूरी करके फील्ड में भेज दिया गया है, कि जाओ उतर जाओ मैदानी जंग में। और उन अमीनों को खुद नहीं मालूम कि उनको क्या करना है। बिहार के कोने कोने से मुझे शिकायतें आ रही है, कोई शिकायत करके कहता है कि अमीन लोग कहते हैं कि हमें तो पुराना कागज नहीं चाहिए, नया कागज दिखाइए। अरे भाई, किसी के दादा का या परदादा के समय का कागज है तो वो 2023 का कागज थोड़े होगा, वो 24 का कागज थोड़े होगा, वो तो 1905-10 का ही कागज होगा। तो इसमें नया पुराना क्या करना है, किसी को नहीं मालूम है। उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इतनी हड़बड़ी सरकार को नहीं दिखानी चाहिए थी। यदि आप 10,000 अमीनों की आपने बहाली की थी, तो उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। ये राजस्व कोई आसान मामला नहीं है, ये बहुत जटिल मामला है। इसे पढ़े लिखे लोगों को मैंने चकराते देखा है। और ये आज के आज आप आएंगे और वो फिर वही देहात में जो कहावत है कि हड़बड़ी का बिया होता है और कनपटी पर सिंदूर लगता है, वही बात है। सब अमीन खुद भी कंफ्यूज है, उन्होंने रैयत को भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है, और बिल्कुल अराजक स्थिति हो गई है। एक जो और बात आ रही है, वो तो और दुखदाई है। तीसरी बात यह है कि इसने पूरे परिवार में कलह पैदा कर दिया है, भाई बहन को झगड़ा करा दिया। अब तो मैं ऐसे ऐसे यूट्यूब देख रहा हूँ कि सर पीट रहा हूँ मैं देख के। ऐसे ऐसे यूट्यूब हैं जिसमें वकील साहब बैठ के समझा रहे हैं कि बहन से छुटकारा कैसे पाया जाए। बताइए, बहन से छुटकारा, जो आपकी सहोदर बहन है ना, जो आपके साथ पली बढ़ी है, एक महीना पहले आपने उससे राखी बनवाई है, अब से अब छुटकारा की बात आने लगी। जैसे ये ढोंगी बाबा लोग होते हैं ना, ये ताबीज बांटते हैं सौतन से छुटकारा, कि ये ताबीज पहन लो तो सौतन से छुटकारा हो जाएगा। तो आजकल कई वकीलों को मैंने देखा है काला कोट पहन के बहन से छुटकारा दिलवा रहे हैं।
क्या पाखंड है। 1 महीना पहले मुश्किल से रक्षाबंधन का त्योहार था, उसमें भाइयों ने, बिहार में ही लाखों भाइयों ने लाखों बहनों से राखी बंधवाई थी, तिलक लगवाया था, टीका लगवाया था, मिठाई खाई थी, उनकी रक्षा का वचन दिया था। 1 महीना में इतनी बड़ी पलटी मार ली उन्होंने, क्या बहन से छुटकारा। जबकि इसमें छुटकारा की क्या बात है। यदि पहली बात तो यदि वंशावली में अपनी बहन का नाम भर भी दीजिएगा तो इससे उसको जमीन मिल नहीं जाएगी, सिर्फ वो वंशावली आपकी कंप्लीट होगी। दूसरी बात, यदि जमीन मिल भी जाती है तो इसमें गलत क्या है। वो भी आपके माँ बाप की संतान है, उसका भी हक है। ये 21वीं सदी है और इसमें आप एक महिला को उसका हक छीन रहे हैं, इससे शर्म की बात क्या होगी। और देखिए महिलाओं का भी इसमें कितना मतलब, मैं क्या कहूँ, पाखंड ही कहना चाहिए। जो महिला खुद अपने भाई से जमीन में हिस्सा मांग रही है, वही महिला अपने ननद को जमीन में हिस्सा नहीं देना चाह रही। वो चाहती है कि उसके जमीन का हिस्सा उसके सिर्फ पति को मिले, उसके ननद को नहीं मिले। तो जहाँ वो बेटी है वहाँ बड़ी अच्छी बात है, जमीन का हिस्सा मिले। लेकिन जहाँ वो बेटी नहीं है, उसकी ननद है बेटी, वहाँ उसको बेदखल कर दो। तो पूरा मतलब समझिए कि पारिवारिक संरचना हमारी टूट रही है। ये जो जमीन का झगड़ा, आपको याद होगा, इसी ने महाभारत करवाया था भाइयों। पांडवों ने कहा था कि 5 गांव दे दो, हम सुखी होके रहेंगे। दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। उसके बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक दोनों फरियाते रहे थे और खून की नदी बह गई थी। तो ये तो वो जमीन का झगड़ा है जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया है। मामा भांजा से लड़ रहा है, चाचा भतीजा से लड़ रहा है, भाई भाई का फोन नहीं उठा रहा है। मतलब बिल्कुल घर घर में कलह मची हुई है। एक जो बहुत बड़ी समस्या आ गई है इस पूरे सर्वेक्षण में, वो है कैथी लिपि से संबंधित समस्या। अब आप कहेंगे कि कैथी लिपि क्या होती है। तो कैथी लिपि मध्य युग से चलती आई एक लिपि है और इस लिपि में पुराने जमाने के बहुत सारे कागजात लिखे जाते थे, खासकर जमीन से जुड़े कागज। और जब शेरशाह था हिंदुस्तान का बादशाह, जब हिंदुस्तान की गद्दी पर शेरशाह बैठता था, तो उसने कैथी लिपि को हिंदुस्तान की समझिए आधिकारिक लिपि, सरकारी लिपि बना दी थी। उसके बाद मुगलों ने भी उसको जारी रखा, अंग्रेजों के समय भी जारी रहा। और कैथी लिपि में बहुत सारे दस्तावेज हैं। आपके भी घर में हो सकता है कोई पुराना दस्तावेज हो जिसको आपको लगे कि इसको कैसे पढ़ा जाए, वो कैथी लिपि में। उस लिपि की जैसे एक विशेषता होती है कि जैसे हिंदी में हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में, तो कुछ लिखने के ऊपर उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, लकीर खींच देते हैं। कैथी लिपि में कोई लकीर नहीं खींची जाती। अब पुराने दस्तावेज तो कैथी लिपि के हैं, उसके पढ़ने वालों की खोज हो रही है कि कौन पढ़ेगा। पढ़ने वालों ने पहले एक खतियान का अनुवाद करने पर जो कैथी का विशेषज्ञ 500 रुपया लेता था, वो 20,000 रुपया उसकी रेट हो गई है। सरकार ने 2 लोगों को बुलाया है जो जिलों में घूम घूम कर कैथी लिपि का प्रशिक्षण देगा। कितनों को प्रशिक्षित करेगा। आजकल तो संयोग से मैं भी थोड़ा ऑनलाइन कैथी लिपि सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ लोगों की मदद करूँ। तो ये हालत पलटू राम की हो गई है। और मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश की सरकार इसी में चली गई थी। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री था। उसने ऐसे ही 2021 में शुरू किया भूमि सर्वेक्षण। उससे वहां के जो रेड्डी लोग हैं, जो जमीन वाले हैं, वो इतना नाराज हो गए कि इस बार के चुनाव में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया जगन मोहन रेड्डी का और चंद्रबाबू नायडू की सरकार बन गई। तो पलटू राम, जरा इस बार भी पलटी मारिए। इतनी बार तो आप पलटी मारते ही हैं। और इस भूमि सर्वेक्षण को रोकिए, नहीं तो आपकी सरकार चली जाएगी, है ना। और आप फिर बेघर होके आप भी अपना खाता खसरा और रकबा खोजते फिरिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।